Good morning, everyone. You are welcome to Profound Learning. I am here with today's current affairs. So let's get started. Let's move to the question number one. राजा परबा जो हाल ही में मनाया गया किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राजा परबा उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो देख लेते हैं इस त्यौहार में होता क्या है, क्या इसमें खास बात है। तो राजा परबा एक तरह से 3 दिवसीय त्यौहार है जो नारित्व का जश्न मनाता है। इसमें नारित्व का जश्न मनाया जाता है जब बारिश का मौसम शुरू होता है। तो ऐसा माना जाता है कि पहले 3 दिनों में धरती माता मासिक धर्म से गुजरती हैं। धरती माता को एक तरह से मतलब मानव का रूप माना गया है, महिलाओं का रूप माना गया है, जो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती हैं। तो मानसून आते ही भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करती हैं। ठीक है, एक तरह से धरती माता। यह त्यौहार केक की किस्मों का पर्याय है। ठीक है, इसी प्रकार इस बार जो हुआ था, पर्यटन विकास निगम है जो उड़ीसा का, उसने पीठा ऑन व्हील नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया था। क्या है? पीठा ऑन व्हील। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऐसे पूछ सकता है कि पीठा ऑन व्हील्स नाम से किस विशेष कार्यक्रम को मतलब मनाया गया था। तो आप राजा परबा आप जानते रहेंगे, उड़ीसा से रिलेटेड है, तो ये सब सारी चीजें जानते रहिए। इन 3 दिनों में क्या होता है, महिलाएं कोई काम नहीं करती हैं। बड़ी अच्छी बात है, इनको कम से कम साल में 3 दिन तो मुक्ति मिलती है। यह त्योहार जून के मध्य में आता है। पहले दिन को पायली राजा बोला जाता है। 3 दिन है, तीनों दिन के अलग अलग नाम है। पहले दिन को पायली राजा, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति, और तीसरे दिन को भूदाह भूदाह या बसी राजा कहा जाता है। अंतिम चौथे दिन को बासुमती स्नान कहा जाता है, जिस जिस दिन महिलाएं भूमि के प्रतीक के रूप में पिसने वाले पत्थर को हल्दी के लेप से स्नान कराती हैं। भूमि को सभी प्रकार के मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं। तो इसमें एक तरह से जान लीजिए, महिलाओं के मतलब नारित्व का जश्न मनाया जाता है। इसमें 3 दिन का त्यौहार है। चौथे दिन बासुमती स्नान होता है, और ये महिलाएं, ये माना जाता है कि धरती माता को एक तरह से फीमेल का वो बताया गया है। इनका मासिक धर्म, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, इनके साथ होता है। और क्या होता है, भविष्य में आने वाली जो कृषि गतिविधियां उनके लिए धरती माता खुद को तैयार करती हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। मतलब कितना व्यक्ति का रूप दे दिया जाए अगर किसी प्रकृति को, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 2। ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट जो हाल ही में चर्चे में रहा को किस शिखर सम्मेलन में अपनाया गया। तो G7 अभी रिसेंट में जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट के बारे में हुआ। जैसा कि मैंने बताया था कि G7 को अभी पिछले लेक्चर में बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड एंड बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड एक इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। उसी तरह ये याद रखिए, ठीक है, भारत इसका मेंबर है नहीं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना कोई नहीं है। या अगर आप IAS मेंस वगैरह नहीं लिखना है, तो आप सिंपल एग्जाम्स के लिए आपको बस इतना जानना है कि ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट G7 से रिलेटेड है। बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड, ये कहाँ से है? G7 से रिलेटेड है। इसमें बल्कि मोदी जी को बुलाया गया था, ऑनलाइन वहाँ गए नहीं, वर्चुअल इन्होंने मीटिंग की और अपनी बातें रखी। सो ये G7 का पार्ट है। और आगे अब देख लेते हैं कि एक तरह से आप पूछेंगे ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट को अपनाया गया, इसमें है क्या। एक तरह से इसको अगर एक आसान भाषा में बोलें तो अव्यक्त की स्वतंत्रता G7 ने वो किया कि हर देश को अपने को मतलब प्रेजेंट करने की स्वतंत्रता दी जाएगी इसके तहत। ठीक है, तो बस इतना जानिए, अव्यक्त की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3। किस संस्था ने हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 को जारी किया है? द आंसर इज चैरिटी एड फाउंडेशन, जिसे काफ बोलते हैं, चैरिटी एड फाउंडेशन। इसने क्या किया, हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स दिया है। तो आपके दिमाग में चला होगा भारत की पोजीशन क्या है, तो आप ये अभी याद कर लीजिए, भारत की पोजीशन 14वीं रही है। इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इस बार अगर इस रिपोर्ट की बात किया जाए तो भारत दुनिया भर में 14वां सबसे अधिक दानी देश बना है। गिविंग इंडेक्स मतलब, इसका मतलब है कि किस देश में कितने लोग उदारवादी हैं, किसी की परिस्थितियां अगर बुरी हैं तो कितने लोग दान करने के लिए तुरंत दान करते हैं। ठीक है, तो भारत 14वें नंबर पर है। तो पहले तो 84 वगैरह 2000 जैसे 9 में शुरू हुआ था शायद।
हाँ 2009 में, 2009 के बाद से अगर बात किया जाए तो 1.6 मिलियन से अधिक लोगों की, इन लोगों ने क्या किया, साक्षरता किया और साक्षात्कार किया। तो इसमें क्या हुआ कि 3 प्रश्न पूछे। ठीक है, ये जो इसकी जो एक तरह संस्था होगी जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स निकालती है, वो जगह जगह लोगों से जाके क्या करती है, प्रश्न पूछती है, एक तरह से इंटरव्यू लेती है अगर बोला जाए आसान भाषा में। तो यह 3 तरह के प्रश्न पूछती है सर्वेक्षण के दौरान। क्या उन्होंने, पहला प्रश्न पूछते हैं, क्या उन्होंने हाल ही के महीने में किसी अजनबी की मदद की? हाँ ना, जो भी जवाब होगा। फिर दूसरा पूछते हैं, क्या क्या आपने किसी अजनबी को हाल ही के महीने में आपने कोई पैसे दिए उसकी ज़रूरत में? और तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि किसी अच्छे कारण के लिए स्वेच्छा से किसी कोई काम किया आपने जिससे कि आपका कोई फायदा ना हो? तो इन 3 प्रश्नों पर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को किया जाता है। भारत ने 14वां स्थान दुनिया भर में प्राप्त किया। अगर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लें कि यह रिपोर्ट चैरिटी एड फाउंडेशन द्वारा दी जाती है। चैरिटी एड फाउंडेशन द्वारा वो जारी की जाती है। और जैसा कि इस बार लॉकडाउन रहा है, तो लॉकडाउन से काफ़ी लोगों ने दान थोड़ा बढ़ चढ़ के किया है, लोगों को परेशानियां ज़्यादा दिखी हैं और लोगों ने किया है। तो इस बार जो रिपोर्ट आई है, इसका जो इंडेक्स है, जैसे 14वां पोजीशन भारत का आया है, तो इस पे लॉकडाउन का भी थोड़ा प्रभाव रहा है ना। पहले 80 के एबव थी, 84 थी इसकी भारत की पोजीशन। और 2021 का और इसको अगर ये बोला जाए कि भारत अब 20 उदार देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 4 की हो जाते हैं कि मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो COP होता है, के 14वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बस इनका अध्यक्ष का नाम आप जानिए। क्वेश्चन नंबर 5 कि IIT रोपड़ द्वारा विकसित पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन का क्या नाम है? तो IIT रोपड़ ने क्या किया है कि जीवन वायु नाम की एक मशीन डेवलप की है, जिसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन या CPAP मशीन इन्होंने डेवलप की है। तो आप सोच रहे होंगे CPAP मशीन है क्या? CPAP एक तरह से एक डिवाइस है, एक मशीन है जो कि स्लीप एपनिया नाम के रोगियों के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है मुख्यतः। ठीक है, उनके उपचार की एक तरह से पद्धति। तो आप सोचेंगे कि स्लीप एपनिया रोग क्या है? जैसे एक तरह की समस्या लोगों के साथ होती है कि जब सोते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने में दिक्कत की वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी में एयर कम जाती है। ऐसे उनके लेटते ही उनके मतलब एक तरह से समझिए कि ये जो पाइप होती है, विंड पाइप होती है, थोड़ी सी ब्लॉक की तरह थोड़ी पतली या सकरी हो जाती है। तो सोने में उनको समस्या होती है सांस लेने में। और ऐसा होता है कि उन लोगों की बॉडी में ऑक्सीजन कमी हो जाती है, फिर हेडेक होने लगता है। कितने लोग फिर उठ के हाँफने लगते हैं बहुत तेज़ी से, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, पूरी गहरी नींद नहीं आ पाती। अगले दिन सुबह उठते हैं तो पूरी बॉडी में पेन होता है, दिन भर समस्याएं रहती हैं, मतलब उतर जैसे हैंगओवर में रहता है, दिन भर झूमता रहेगा, मन नहीं लगता है, डाइजेशन की समस्या आती है और हेडेक की समस्या, अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं इसकी वजह से, जस्ट बिकॉज कि उनकी बॉडी में रात में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाया सोते दौरान। तो इसके लिए इस समय मशीन बनाई गई है कि जिसका नाम होता है CPAP। ठीक है, ये मशीन दुनिया में है, लेकिन यह भारत द्वारा ये पहली मशीन बनाई गई है CPAP, जो कि IIT रोपड़ द्वारा। भारत में और कोई कंपनी ये नहीं बनाई है अभी तक, दुनिया में और है ये मशीन पहले से। तो इसमें क्या होता है, इसको मशीन को आप दिखा देते हैं। देखिए, ये बंदा सोया हुआ है, इसको स्लीप एपनिया की समस्या होगी, और भी समस्याओं में इनका प्रयोग किया जाता है, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी केवल एक रोग का, कोविड-19 में भी इसका, लोगों को जब ऑक्सीजन वगैरह की कमी होने लग रही थी, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, तो इसका प्रयोग किया जा रहा था क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सांस लेने में दिक्कत क्या होती है कि उनके थोड़े से विंड पाइप जो है, हवा जिससे जाती है, थोड़ा पतली हो जाती है और उसमें उतना प्रेशर नहीं बन पाता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है सोते ही, तो ऑक्सीजन हवा खूब तेजी से अंदर नहीं जा पाती है, बहुत कम होती है। तो इसका जैसा कि नाम है क्या, कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर। ये लगातार क्या करता है, जो एयर वे है, मतलब जो विंड पाइप है जिससे एयर का जो रास्ता है, उसमें एक लगातार प्रेशर बनाए रखती है मशीन। जब प्रेशर बनाए रखती है तो पाइप पूरी खुली रहती है
और आराम से आदमी ऑक्सीजन जितना एयर आनी जानी चाहिए उतनी शरीर में जाती है, तो इसे लगा के सोना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को समस्या होती है लगा के सोने में, लेकिन अब जिनको समस्या है फिर वो देखें अपना। तो ये है आपका क्या, CPAP। एक तरह से आप दो चार लाइन जो मैं बताया हूँ एक तरह से मैं एक जगह करके बोल दे रहा हूँ कि CPAP एक स्लीप एपनिया जो है, जो कि रात को सोने में जिनको स्लीप एपनिया रोग होता है उनके उपचार की एक पद्धति है, जिसे सांस लेने मतलब सोने के टाइम सांस लेने में समस्या होती है। और क्या इस मशीन का उपयोग उन शिशुओं के इलाज में भी किया जाता है जिनके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं जन्म के समय। तो ये क्या करता है, मशीन बच्चे के फेफड़े को फुलाने में मदद के लिए उनकी नाक में हवा भरती है। फेफड़े मतलब कुछ लोग विंड पाइप, कुछ लोग फेफड़े, तो एक तरह से प्रेशर जनरेट करके फुला के रखती है अंदर। और कोविड-19 में भी इसका प्रयोग किया गया। प्रारंभिक दौरान में जैसे फेफड़ों की अगर क्षति हो गई है तो CPAP का प्रयोग किया गया था। और अब IIT रोपड़ ने बनाया, तो इसके बारे में कुछ खास बात, इस मशीन में क्या खास बात, दुनिया में तो पहले से ही CPAP मशीन है, लेकिन जो IIT रोपड़ ने बनाया उसकी क्या खास बात है। पहली बात, उसका नाम इन्होंने जीवन वायु रखा है। जीवन वायु रखा है इसका नाम, जैसे कि आपने यही वाला मैंने क्वेश्चन दे रखा है। भारत का पहला CPAP उपकरण है जो बिना बिजली का चलता है। एक खास बात है, ये दोनों प्रकार के ऑक्सीजन उत्पादक इकाइयों के लिए अनुकूलित है। क्या है, दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाई क्या होती हैं। एक होता है कि भैया जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके साथ कनेक्ट कर ले। मान लीजिए कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो लगाए जा रहे हैं, तो उसके साथ CPAP भी लगाया जाए। CPAP क्या करेगा, उनमें फुला के रखेगा और ऑक्सीजन सिलेंडर से आसानी से ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो सिलेंडरों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो वहाँ पर अस्पतालों में जाके जो ऑक्सीजन पाइपलाइनों से दिए जाते हैं, ऑक्सीजन में जगह जगह पाइपलाइन लगी होती है, तो उसमें भी कनेक्ट किया जा सकता है CPAP को। और एक बार में 60 लीटर प्रति मिनट का तक का उच्च प्रवाह ऑक्सीजन दे सकता है। और इस डिवाइस में इनबिल्ट वायरल फिल्टर होता है जो एक यह सुनिश्चित करता है कि हवा पर्यावरण से किसी भी रोग जनकों को नहीं ला रही है। उसमें कोई अगर मतलब रोग पैदा करने वाले कोई जीवाणु या वायरस या कुछ आता है तो ये भी फिल्टर करके बाहर कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द CPAP। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। अनिवार्य हॉल मार्किंग योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार के सोने के आभूषण बेचे जा सकते हैं। तो 14, 18 और 22 कैरेट, चार चार का अंतर याद रखिए, 14, 18 एंड 22। इस कैरेट, एक तरह कैरेट क्या है, सोने की एक तरह शुद्धता की एक मापन इकाई है। अगर जैसे 22 कैरेट ज़्यादा शुद्ध है, 18 कैरेट थोड़ा कम है, उसमें मिक्स किया जा गया रहता है अलग और भी दूसरे मेटल, 14 और थोड़ा सा कम शुद्ध है। तो ये भारत में जो चलेगा स्टैंडर्ड हो रहेगा 14, 18 और 22 कैरेट के ही सोने बेचे जाएंगे। अब क्या होगा, सोने के जो जैसे कि गांव की औरतें मैं देखा हूँ जाते हैं सुनार के पास, तो उनको क्या करते हैं, बेवकूफ़ बना के दे देते हैं, वो मिला उला के पैसे ज़्यादा ऐंठ लेते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा आइडिया नहीं होता है सोने के बारे में, वैसे भी बहुत ज़्यादातर लोगों को नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने अब क्या कहा है कि सोना जो भी रहेगा उस पर हॉल मार्किंग की जाएगी। ठीक है, हॉल मार्क होता है जो कि एक तरह से शुद्धता की पहचान करता है। गोल्ड अगर हॉल मार्किंग रहेगी तो सोने की शुद्धता का प्रमाणीकरण एक तरह से हो जाएगा। और वर्तमान में हॉल मार्किंग स्वैच्छिक है। अभी तो लोग चाह रहे हैं तो सोने की दुकान वाले अपनी स्वेच्छा से हॉल मार्किंग करा रहे हैं। मतलब हॉल मार्किंग कब होगी, उस सोना जो रहेगा उसकी पहले प्योरिफिकेशन, प्योर है, कहीं कोई एक सिस्टम होगा उसे चेक करवा के इसमें हॉल मार्क लगवाया जाएगा। लेकिन 15 जून 2021 से सोने के गहने और कलाकृतियों को अनिवार्य हॉल मार्किंग कर दी जाएगी। अब करवा के ही कोई बेच सकता है, जिससे कि जनता को कम बेवकूफ़ बनाया जा सके। जो सुनार लोग होते हैं थोड़ा है ना, वो खेलते रहते हैं, तो अब थोड़ा आप लोगों के साथ मतलब उतना वो नहीं हो पाएगा अगर ये सफल हो जाता है तो दिस इज ऑल। इसको जान लीजिए। 14, 18, 22 जेनझाओ 12 जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश का अंतरिक्ष यान है, तो आप जान लीजिए चाइना का है। इसके पहले जुरांग के बारे में मैंने बताया था जो चाइना का था, तो ये दो अभी याद रखिए, जुरांग एंड सेंजाओ। 2021 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, ब्रुसेल्स बेल्जियम। नाटो का हेड क्वार्टर ही है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, वहीं पर क्या हुआ, इनका शिखर सम्मेलन हुआ। तो इसमें क्या हुआ, पहले नाटो के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या भारत इसका सदस्य है, नहीं।
इसको हिंदी में अगर बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, कि इसमें कितने 14 तारीख को 31वीं औपचारिक बैठक हुई थी ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो के नेताओं ने प्रमुख मुद्दे पर चर्चा की। जैसे मुद्दा क्या था, भू रणनीतिकरण, वातावरण और उभरती प्रौद्योगिकी को मतलब सहायता प्रदान करना, सामूहिक रक्षा, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा को बदले में नाटो की भूमिका क्या हो सकती है, ये सब के बारे में बात की गई। नाटो के बारे में इतना बस जानिए, जितने भी नाटो के मेंबर देश हैं, उस देश मान लीजिए 30 हैं, 30 में से कोई भी एक देश पे अगर कोई दूसरा देश, मान लीजिए रसिया चाइना उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, और नाटो पे अगर कोई अटैक करता है, जो नाटो जर्मनी है नाटो का मेंबर, तो जर्मनी पे अगर कोई अटैक किया तो क्या करेगा, पूरे नाटो के 30 देश मिल के उस देश पर अटैक करेंगे। इसीलिए नाटो के देशों से कोई पंगा नहीं लेता, छोटे हो या बड़े हों, क्योंकि अमेरिका भी नाटो का मेंबर है। अब मान लीजिए आप जर्मनी से कोई झगड़ा किया, पोलैंड वगैरह से झगड़ा कोई किया, चाइना किया, छोटा सा देश है, तो अगर चाइना सोचेगा हम मार देंगे, लेकिन चाइना की हिम्मत नहीं है, वो जब अमेरिका सबका पप्पा बन के आएगा तो फिर तबाही मचा देगा। तो नाटो के बारे में इतना बस जान लीजिए कि 1949 में वाशिंगटन डीसी में इसको मतलब फाउंड किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बेल्जियम का आपको लोकेशन दिखा देते हैं, देख लीजिए, ये क्या है, यहाँ पर है बेल्जियम, इसका हेडक्वार्टर। ए जितना आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ए वाला जो पोजीशन है ना, यहाँ पर जितने देश हैं उसमें आते हैं, इसमें नाटो के मेंबर्स कंट्री हैं। देखिए देख लीजिए आप, कनाडा, अमेरिका, ए और थोड़ा सा ए पार्ट ये सारे क्या हैं, नाटो के मेंबर हैं, ठीक है। अभी हाल ही में उत्तर मैसेडोनिया, जो नॉर्थ मैसेडोनिया एक देश है, हाल ही में नाटो का मेंबर बना है, जो 27 मार्च 2020 को बना हुआ था। तो इतना बस जान लीजिए। अब इसके मेंबर कौन बन सकते हैं भैया, इनके मेंबर बनते हैं यूरोपियन कंट्री के लिए कुछ एक फॉर्मेलिटी होती है कि ये आप चीज़ों को पूरा करेंगे तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और आईसीएमआर ने किस बीमारी पर एक विशेष सॉरी किस बीमारी पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, तो ये क्या है, मलेरिया, ठीक है। इसके बारे में आप बस इतना ही जानिए कि ये मौसम विभाग है और जो आईसीएमआर है, दोनों ने मलेरिया पर मलेरिया नो मोर नाम से एक संगठन एक है, उनका एनजीओ है, उन्होंने मिलकर एक तरह से किसको भगाने के लिए, मलेरिया को भगाने के लिए इन्होंने एक बनाया है, ग्रुप बनाया है एक तरह से। क्वेश्चन 10 क्या है, किस देश ने सीलिंग माउंटेड कोविड अलार्म है एक तरह का विकसित किया है, जो कोविड संक्रमण का पता लगा सकता है? तो आंसर यूके, यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा किया है। तो दिस इज ऑल, आई थिंक, yeah, this is all about today. Thank you very much for giving your precious time. Just keep learning and keep growing. And one thing, if you like this video, you can like and subscribe my channel. If you want the static, इसका static जो कुछ मैं बोलता हूँ उसको एक जगह आप लिखित आपको चाहिए, then you need to join my telegram channel where I provide these PDFs. आपको PDF वहाँ प्रोवाइड की जाती है। Thank you very much.